हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, इसको हम आज की क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन का देखते हैं क्या अपॉइंटमेंट का रीज़न था और किस लिए इस कमीशन को लाया गया। ये कमीशन जब आई तो इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस पेश किए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था जो हमारा मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। वहाँ पे ये प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद, जैसे 1919 में ये एक्ट आया है तो इसके 10 साल के बाद मतलब 1929 में एक कमीशन भेजा जाएगा जो इस एक्ट के अंदर की गई वर्किंग को एनालाइज करेगा। ठीक है, उसके ऊपर रिपोर्ट पेश करेगा। तो क्या हुआ, 1929 से 2 साल पहले ही 1927 में इस कमीशन को इंडिया भेज दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि भाई नेक्स्ट टर्म में जब ब्रिटेन में इलेक्शन होंगे तो नेक्स्ट टर्म में लेबर गवर्नमेंट आएगी और वो प्रो इंडिया थे। ठीक है, तो इसीलिए कंजर्वेशनिस्ट पार्टी जो थी दूसरी वाली, वो चाहती थी कि लेबर गवर्नमेंट के आने से पहले ही, प्रो इंडिया गवर्नमेंट के आने से पहले ही ये कमीशन के एनालिसिस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कमीशन वुड बी अपॉइंटेड 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम। वही सेम बात है जो मैंने बताई। उसके बाद ये जो कमीशन इंडिया में आई तो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि सभी के सभी 7 के 7 मेंबर्स क्या थे, वाइट थे, मतलब इंडियन ओरिजिन का कोई भी पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और इस कमीशन के जो हेड थे वो थे जॉन साइमन। साइमन कमीशन हम लोग इसलिए बोल देते हैं क्योंकि साइमन हेड है, और ऑफिशियली इसका नेम बोला जाता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, इसकी सेटअप होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1927 में। अब 1927 के कांग्रेस सेशन जो मद्रास में हुआ है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे M.A. अंसारी, और उस कांग्रेस के सेशन में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग इस कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, रीज़न वही, कोई इंडियन मेंबर्स नहीं है। दूसरा, हम लोग ये मान रहे थे कि इंडिया इंडियंस के लिए है, तो वहाँ पे हमें किसी भी बाहर वाली पार्टी का, किसी बाहर वाली गवर्नमेंट का या पर्सन का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। और इसी का रिजल्ट था कि हमें नेशन वाइड बॉयकॉट देखने को मिला। ठीक है, कमीशन बॉम्बे 3 फरवरी 1928 में बॉम्बे को लैंड करती है, और पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में हमें हड़ताल देखने को मिलती है और जगह जगह पे स्लोगन्स बोले जाते हैं साइमन गो बैक के। पुलिस रिस्पांस क्या करती है, प्रोटेस्ट को कर्ब करने के लिए लाठी चार्ज यूज़ करती है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत लखनऊ में, लाला लाजपत राय पंजाब में, और बाद में उनको इंटरनल इंजरीज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है ना, और उसलिए 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की डेथ होती है, क्योंकि वो पंजाब में प्रोटेस्ट को लीड करते हैं और वहाँ पे सॉन्डर्स उनको आदेश देता है ब्रिटिश ऑफिसर्स को कि भाई आप उनको जाओ और उनको टारगेट करो। लाठीचार्ज होती है, लाला लाजपत राय को इंटरनल इंजरीज होती हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब सॉन्डर्स से डेथ का बदला कौन लेता है? भगत सिंह। कौन से के? लाहौर केस में। ठीक है, जिसके बाद उनका ट्रायल होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में और उनको हैंग कर दिया जाता है। किन के साथ? एंड सुखदेव, राजगुरु एंड सुखदेव। ठीक है, अब ये कमीशन आई, कमीशन अपना काम तो करेगी, रिकमेंडेशंस देगी। तो कमीशन का क्या रिकमेंडेशंस रही? उससे पहले साइमन कमीशन की बात, ठीक है, उससे पहले देखते हैं कौन सी पार्टी का क्या रिस्पांस था। कांग्रेस ने पूरी तरह ये बाइकआउट किया, क्योंकि कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी ना, अपना रेजोल्यूशन भी ला रही है, तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने और लिबरल्स ने भी साइमन कमीशन को क्या किया? बॉयकॉट ही किया था। जगह जगह पे जो ब्लैक फ्लैग के डिमॉन्स्ट्रेशंस है वो कंडक्ट हुए, और ब्लैक फ्लैग क्या इंडिकेट करता है? किसी चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, अपोजिशन को। ठीक है, तो कमीशन का वेलकम रेड ब्लैक फ्लैग और साइमन गो बैक के नारों से हुआ। क्या
बॉयकॉट जो अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सनालिटी है, जैसे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू हैं, पंजाब में लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। अब ये कमीशन आई, इसने वर्क किया और फॉलोइंग रिकमेंडेशन पेश किए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सबसे पहला तो बोला कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हमें इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है प्रोविंसेस में, और ये जो डायरकी वाला सिस्टम हम लोग लेके आए थे ना, इसको रिमूव करो। 1919 के एक्ट में आया था ना डायरकी, ठीक है। रिकमेंडेड बोला कि भाई कम्युनल इलेक्टोरेट बहुत अच्छी चीज़ है, इसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको रोके रखो, और टेंशन्स जब तक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में ख़त्म नहीं हो जाती है इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन रियल रीजन तो क्या था, इसी की वजह से टेंशन्स बढ़ रही थी। हाँ, डिवाइड एंड रूल। आउटकम ऑफ साइमन कमीशन क्या था, अब जो इनकी रिकमेंडेशंस थी उसी के बेसिस पे हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया जाता है। एरिया वाइज रिकमेंडेशन देखें तो इन्होंने बोला सिंध को सेपरेट करना चाहिए बॉम्बे से, बर्मा को इंडिया से सेपरेट करना चाहिए क्योंकि बर्मा इंडिया का नेचुरल पार्ट नहीं है, म्यांमार, ठीक है। साथ में इन्होंने ऐसे भी सजेस्ट किया कि इंडियन आर्मी में हमें इंडियनाइज करने की ज़रूरत है, मतलब और इंडियन एलिमेंट्स को इंक्लूड करो ताकि ब्रिटिश फोर्सेस को रिटेन रखो, हटाओ नहीं, ब्रिटिश फोर्सेस को मेंटेन करके जहाँ रखा जा सके, ठीक है। ये वाली लाइन को छोड़ दो। अब इसके ऊपर नेहरू जी अपनी एक रिपोर्ट लेके आते हैं। कौन से नेहरू हैं ये? 1928 में ये रिपोर्ट आ रही है। जवाहरलाल नेहरू है कि मोतीलाल नेहरू है? मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। एक कमेटी बनती है जिनके चेयरमैन है मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक ढांचा तैयार किया। इसमें मेंबर हैं तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. आणे, मंगल सिंह, अली इमाम, शुएब कुरैशी और जी.आर. प्रधान। इसमें एक पर्सनालिटी मिसिंग है, फेमस पर्सनालिटी। कौन? राजेंद्र प्रसाद भी, और जो क्रेडिट जाता है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, हाँ, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, बनाई, और उस रिपोर्ट को प्लेस किया गया कांग्रेस के कौन से सेशन? कलकत्ता 1928 के सेशन में, जहाँ पे उस रिपोर्ट को यूनानिमसली बिना किसी अपोजिशन के एक ही बारी में क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। आया समझ में? नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट ने क्या बात की कि सबसे पहले हम लोग एक डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं इंडियन कॉमनवेल्थ के अंदर, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर ही, ठीक है। दूसरा रीज़न है हमें सेक्युलर स्टेट चाहिए, कम्युनिटी रिलीजियस लाइन पे हमें कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। 19 फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए जिसमें वुमेन्स के लिए इक्वल राइट हो, यूनियन फॉर्म करने का अधिकार हो, और साथ में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी हो। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज क्या होता है? वोटिंग देने का अधिकार, यूनिवर्सली सभी को एक वही अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज वही है, सेम चीज़ है। जो 18 प्लस हो जाए तो सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। पहले जैसे पर्टिकुलर सेक्शन तक ही था ना, जो लिटरेट है या फिर जो रिच हैं उन्हीं तक ये प्रोविज़न क्या था? एक्सटेंडेड था। लेकिन इंडिया ने इंडिपेंडेंट होते ही सभी को एक ही बारी में दे दिया। बाकी सारी कंट्रीज़ देखोगे तो उन्होंने टायर बाय टायर दिया, जैसे पहले अपर क्लास को, फिर लोअर क्लास को इंक्लूड किया, मिडिल क्लास को, फिर उसके बाद बहुत लेटर स्टेज में वुमेन्स को किया। लेकिन इंडिया ने एक ही बारी में ही इंडिपेंडेंट होते सभी को ग्रांट कर दिया। बोलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लिमिटेड थी फ्रेंचाइज उस टाइम पे, लेकिन ये नहीं था कि इतनी ही लिमिटेड थी 12 से 13 लोग हो गए, नहीं नहीं। सरदार पटेल। हम्म हम्म हाँ, क्योंकि उन्होंने अपना उनको सक्सेसर डिक्लेयर किया था, ठीक है। अगला सिस्टम क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को एंड करो।
सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले क्या दे दो, रिजर्वेशन दे दो माइनॉरिटीज़ की। उसके बाद गवर्नमेंट हमारे पास फेडरल होनी चाहिए ताकि स्टेट्स को भी इक्वल से मिल पाए और रेजिडरी पावर जो है वो सेंटर के पास चली जाए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्रोविंसेस लैंग्वेज बेसिस पे होने चाहिए। देखो यहाँ पे ये लोग खुद ही बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये देने से खुश नहीं होंगे, तभी तो बार बार कमिटीज़ बन रही हैं, जेवीपी कमेटी, फैसल अली कमेटी, क्योंकि रिलीजियस लाइन पे अभी हम लोगों ने देखा है बंटवारा हुआ है और उसका आउटकम कितना डेडली था। तो अगर वापस से लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम लोग बनाएंगे तो कंट्री और छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये चीज़ का आइडिया पहले नहीं था, इसलिए ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंसेस स्टेट्स बनाने के लिए मान गए, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये देना पसंद नहीं करेंगे। कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स को फुल प्रोटेक्शन दो। प्रोविंशियल काउंसिल्स बननी चाहिए जिसका टेन्योर क्या है, 5 ईयर होना चाहिए, जिसको हेड करेंगे एक गवर्नर, और गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एडवाइस पे। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला सिस्टम आ गया, पीएम COM की रिकमेंडेशन पे काम करेंगे, उनकी एडवाइस पे काम करेंगे। सेम इन्होंने यहाँ पे बोला, गवर्नर होंगे, गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे ही काम करेंगे, इंडिविजुअली अपना नहीं बातों को मनवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि जिन्ना भी अपना एक 14 पॉइंट्स का एजेंडा इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ, ये जिन्ना 14 पॉइंट्स, क्या कह रहे हो, डायरेक्ट वो तो बाद में आएगा ना, हाँ वो तो बाद में आएगा, अभी तो हम लोग 1928 29 में ही अटके हुए हैं। ठीक है, अब जिन्ना भी अपने 14 पॉइंट्स पेश करते हैं, और इनके 14 पॉइंट्स क्या हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो, सेम बात है, लेकिन वहाँ पे रेजिडरी पावर सेंटर के पास बोला गया था, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए। आज के टाइम पे किसके पास है रेजिडरी पावर, आज के टाइम पे सेंटर के पास है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, मतलब जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम हो, ऑटोनॉमी हो अपनी कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी ऐसा ना किया जाए सेंटर के द्वारा जिसमें क्या है, स्टेट्स का कंकरेंस ना हो। ठीक है, इंडियन फेडरेशन अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पे स्टेट की सहमति सभी की होनी ज़रूरी है। ऐसा पॉसिबल है, हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए अगर हम लोग स्टेट की रिकमेंडेशन लेंगे, स्टेट के कंकरेंस का वेट करेंगे, तो फिर कोई अमेंडमेंट ईजिली हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। आज के टाइम पे भी हो रही है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंडर, तो क्या है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी और दूसरा तरीका है स्पेशल मेजॉरिटी विद हाफ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटिव और इलेक्टिव बॉडीज हैं वहाँ पे क्या है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स का एवरी प्रोविंसेस में, बिना रिड्यूस करे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन अ प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी। और मतलब इनका सिंपल सी बात ये है कि हर एरिया में, अगर किसी एरिया में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है तो उनकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस ना करा जाए, और हर प्रोविंसेस में जहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है उनको सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेशन मिले। कहाँ पे, इलेक्टेड बॉडीज़ में और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। उसके बाद सर्विसेज में और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ में भी मुस्लिम्स को एडिक्वेट सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। 1/3 मुस्लिम क्या है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब जैसे एक नया अमेंडमेंट आया है ना, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू वुमेन्स को 1/3 सीट रिजर्व्ड की जा रही है पार्लियामेंट में, कौन सा अमेंडमेंट है वो, अभी रिसेंट की तो न्यूज़ है 1-2 साल पहले, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। क्या, हाँ बताओ कौन सा है। ठीक है, इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम, अगर कोई कैबिनेट बन रही है तो वहाँ पे भी 1/3 पीपल मुस्लिम्स होने चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इन्होंने डिमांड की, हम लोग रिजर्वेशन बोल रहे हैं, ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट बोल रहे हैं। कोई भी बिल या रेजोल्यूशन लेजिस्लेचर में पास नहीं होगा जब तक 3/4 ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी उस बिल को और उस रेजोल्यूशन को कंसिडर ना करे कि वो उनके अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे 1/3 कम्युनिटी को लगे कि ये बिल हमारे इंटरेस्ट में नहीं है तो वो उसको रोक सकती है। ठीक है, उसके बाद है
कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो वो अफेक्ट ना करे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स को, खासकर पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध वाला एरिया को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है। फिर बोला सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आओ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान में, और उसके बाद सभी कम्युनिटीज़ को फुल रिलीजियस फ्रीडम दो। सेक्युलरिज्म वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज, कि मुस्लिम्स के राइट को रिलीजियस लेवल पे, कल्चरल लेवल पे और उसके अलावा लैंग्वेज एंड एजुकेशनल लेवल पे प्रोटेक्ट करना चाहिए। यही सारे हमारे पॉइंट्स थे। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए। कौन से? नहीं, अभी साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट एंड जिन्ना पॉइंट्स। साइमन कमीशन को हमने देखा कि मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने भी किया और हिंदू महासभा ने भी किया। नेहरू के 14 पॉइंट्स को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया यूनानिमसली, ठीक है। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं नेहरू रिपोर्ट में एक पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस, है ना। तो यहाँ पे जो यंग लीडर्स हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, वो बस इस पॉइंट से खुश नहीं थे। उनका कहना था हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखनी चाहिए। रिपोर्ट को पेश कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू, लेकिन इस प्रोविजन से खुश नहीं है जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। नहीं, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने बनाई है और ये डोमिनियन स्टेटस की बात से खुश नहीं है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होती है। कांग्रेस यूनानिमसली इसको एक्सेप्ट कर रही है। मुस्लिम लीग इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात से खुश नहीं थे। उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था और हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाने की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से उनको खुशी नहीं मिली। उसके बाद हिंदू महासभा ने सपोर्ट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। और जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे उसको हमने, कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने मतलब है कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये सभी रिपोर्ट्स का स्टेटस था, ठीक है। और ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।